Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, हम लोग फ्रिक्शन कर रहे हैं। लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन और बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अब आगे बढ़ने से पहले दो और डेफिनेशंस हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। फिर इस क्लास में कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास से फिर कुछ एक डेरिवेशंस, एक दो डेरिवेशन और फिर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे जाएंगे फ्रिक्शन के। सो ये दो डेफिनेशन है क्या? पहला एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा एंगल ऑफ रिपोज। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन नहीं होता है, वहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिवन होता है। वहां से हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे हैं। उसके अलावा 11th एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। और सबसे ऊपर हम ये कहेंगे बेटा कि जब कोई भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो उसकी थियरी अच्छे से आना बहुत ही जरूरी है। तो करते हैं भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बेटा? इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच कॉन्टैक्ट फोर्स मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब क्या हुआ कि ये एक बॉडी है, इस पे कई एक फोर्स लग रहे होंगे। जो नेट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस है वो हमने केवल दिखाया है, पैरेलल टू द सरफेस F है, और इसके वजह से बॉडी में मोशन की टेंडेंसी है, और ये F इतना सफिशिएंट है कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। अब बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बॉडी पे। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का अगर हम रिजल्टेंट निकाले बेटा तो वो क्या हुआ? कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कांटेक्ट फोर्स क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, नॉर्मल रिएक्शन और mg। तो जब बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो उस समय कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस फिगर में अगर हम देखें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ये फिगर हमने कंप्लीट किया है। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें अगर हम देखें तो tan थीटा क्या होगा? परपेंड, जो कि F लिमिटिंग के बराबर होगा। भाई परपेंड यही होगा ना, तो ये इसके बराबर होगा F लिमिटिंग अपॉन बेस क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। सो F लिमिटिंग अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई? म्यू एस एन अपॉन एन, एन एन कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। यानी अगर हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का मतलब होता है बेटा रेस्ट, यानी कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तो हम कहते हैं वो रिपोज में है। सो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? इसको हम फाइंड आउट करने के लिए अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रख दे और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्रीज करने लगे, तो जिस मैक्सिमम एंगल पे बॉडी रेस्ट में रहता है उस मैक्सिमम एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। यानी ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन, देखो ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा कभी जीरो रहा होगा। इस थीटा को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जिस एंगल पे ये रेस्ट में रहेगा उससे थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा कर देंगे तो बॉडी स्लाइड कर जाएगा। तो जो मैक्सिमम एंगल है जिसपे ये बॉडी रेस्ट में होगा
उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो होगा क्या, ये फिगर आया कैसे, बॉडी मास m का है, उस पे एक फोर्स mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे ये इंक्लिनेशन हम बढ़ाएंगे तो mg को रिजॉल्व कर दे, mg cos थीटा mg sin थीटा, थीटा बढ़ाओगे बेटा तो mg sin थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और mg sin थीटा यानी एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इंक्रीज करेगा, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करते करते मैक्सिमम कितना हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। उसके बाद अगर थीटा बढ़ाया तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाएगा और बॉडी स्लाइड कर जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम थीटा को यानी एंगल ऑफ रिपोज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द मैक्सिमम एंगल एट विच बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, यानी मैक्सिमम एंगल इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जिसम पे बॉडी किस में हो भाई, रेस्ट में हो, तो ये मैक्सिमम एंगल है, तो इस केस में यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब चूंकि ये बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करेंगे, देखो तीन फोर्स लग रहे हैं, एक mg, दूसरा n, तीसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीन फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, और ये दो फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो रूल क्या कहता है भाई, फिजिक्स क्या कहता है कि इस थर्ड फोर्स को रिजॉल्व कर दो, ये हमने रिजॉल्व कर दिया। फिर क्या करेंगे, जो F लिमिटिंग होगा वो mg sin थीटा के बराबर होगा, और ये जो n होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। दोनों इक्वेशन हमने बेटा डिवाइड कर दिया। F लिमिटिंग को क्या लिखेंगे, म्यू एस एन, n से n कैंसिल आउट हो गया, यानी tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। यहां से भी देखें तो हमको अगर एंगल ऑफ रिपोज पता है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता सकते हैं, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है तो हम एंगल ऑफ रिपोज बता सकते हैं। तो न्यूमेरिकली अगर हम देखें बेटा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों का वैल्यू सेम होता है, डिफिनीशन दोनों का अलग अलग है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम ये देखें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट और एंगल ऑफ रिपोज का टेंजेंट क्या देता है, तो दोनों सेम वैल्यू देता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहीं से हम बात आगे बढ़ाएंगे बेटा, यहां से कुछ एक न्यूमेरिकल्स इस क्लास में हम लोग करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट तो आपको याद है, लेकिन एक रिजल्ट अभी इसमें छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ भाई, हमने क्या कहा कि मैक्सिमम एंगल जिस पे बॉडी रेस्ट में हो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है ये? अब मान लो हमको इस सरफेस का म्यू पता है, ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसका म्यू हमको पता है, और सपोज करो इसका म्यू है 1/√3। तो इस फार्मूले से हम देखें बेटा तो tan थीटा, ये tan थीटा के बराबर होगा, ये म्यू किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर, और थीटा कितना होगा, 30 डिग्री, यानी ये एंगल 30 डिग्री होगा। अब अगर इस एंगल को 30 डिग्री से बढ़ा दे तो ये बॉडी क्या होगा, स्लिप कर जाएगा, और 30 डिग्री से कोई भी एंगल कम हम रखें, 29, 28, 27, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 7 डिग्री, कुछ भी रखोगे तो बॉडी स्लिप नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसको आपको याद रखना चाहिए। वो रिजल्ट क्या है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और आप भी उस रिजल्ट को नोट कर लीजिए। क्या है भाई, if angle of inclination
of a plane is less than angle of repose. Angle of repose, comma, body kept on it. Kept on it does not slip. Does not slip. मतलब क्या हुआ कि एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ये दिया हुआ और इसका म्यू हमको दिया हुआ 1/√3। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा बेटा? 30 डिग्री। अब हम आपसे ये कहें कि ये जो एंगल है ये 20 डिग्री है और इस पे एक बॉडी को हमने रख दिया, ये स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? तो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एक्चुअल एंगल है वो एक्चुअल एंगल ऑफ रिपोज से कम है। अगर इसी को हम कह दें 40 डिग्री है, अब हम कहें कि ये बॉडी इस पे रखा है तो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? स्लिप कर देगा, क्योंकि ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा। पहले केस में जब ये 20 डिग्री था तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता, और जब ये 40 डिग्री है एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो इस केस में बॉडी स्लिप कर देगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस आगे करेंगे। एक्सेलरेशन निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर निकालना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, बॉडी केप्ट ऑन इट डज नॉट स्लिप। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसी में लिख सकते हैं, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन इज मोर देन। भाई अगर मोर देन है ये भी लिख लेना बेटा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज मोर देन एंगल ऑफ रिपोज, बॉडी केप्ट ऑन इट क्या हो जाएगा भाई? स्लिप्स। उस केस में स्लिप कर जाएगा बेटा। तो ये दोनों रिजल्ट जो हमने फर्स्ट लिखवाया था और ये सेकेंड पॉइंट होगा, ये आपको याद रहेगा तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा ही आसान होगा। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। इसको इरेज कर दे रहे बेटा, और इरेज करने में आपको पता है 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड लगता है। तो आप चाहे तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, 10-12 सेकेंड से 10 सेकेंड 20 सेकेंड आगे बढ़ा लो, और फिर क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या करना है भाई? इसी इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस आज करेंगे बेटा, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाया और इंक्लाइन प्लेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो इसी पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलो बेटा अब क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ये इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री दिया हुआ है, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.8।
यहां पे एक ब्लॉक रखा है बेटा 4 kg का। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। जाहिर सी बात है न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा, यानी पहले एफबीडी बना लें। अब देखो इसको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा बेटा, अगर हम जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया उससे अगर हम देखें तो जो म्यू दिया हो बेटा 0.8 दिया हुआ है, और यहां से देखें तो tan थीटा यानी tan 37 ये कितना है, tan 37 का वैल्यू क्या होता है 3/5 3/4। tan 37 क्या होता है 3/4 यानी 0.75। ठीक है बेटा, तो 0.75 के लिए थीटा कितना 37, तो 0.8 के लिए थीटा तो 37 से ज्यादा ही होगा, यानी जो एंगल ऑफ रिपोज है वो 37 से ज्यादा है और एक्चुअल एंगल 37 है, यानी बॉडी स्लिप नहीं करेगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद होता तो डायरेक्ट ये आंसर बता सकते थे, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सेलरेशन तो 0 होगा भाई, क्यों 0 होगा हमने डिस्कस कर दिया। जो एंगल ऑफ रिपोज है वो 37 से ज्यादा है और एक्चुअल एंगल ऑफ रिपोज से कम है, इसलिए बॉडी स्लिप नहीं करेगा। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे mg डाउनवर्ड्स लगेगा और वो हो गया 40 न्यूटन। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉडी के स्लिप करने की टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। इसको हमने F लिख दिया क्योंकि हमको नहीं पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो पिछले क्लास में बेटा हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं 5 स्टेप बताए थे, वही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। पहले तो हमने एफबीडी बना लिया, अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है इसको along द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन रिजॉल्व कर लेंगे। along द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये हो जाएगा 40 cos 37। भाई ये 37 है तो ये 37 ही होगा ना, ये 37 डिग्री होगा। तो 40 cos 37 क्या होता है भाई 4/5, तो 4/5 करेंगे तो 4×8 32 न्यूटन हो गया, और sin 37 कितना होता है 3/5, तो 8×3 = 24 न्यूटन ये हो गया, 24 न्यूटन और 32 न्यूटन। ये तो हो गया बेटे एफबीडी और फोर्स को रिजॉल्व करना अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जो हमने बताया था स्टेप्स उस पे आते हैं। पहला स्टेप हमने कहा था नॉर्मल रिएक्शन निकाला, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक n फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 32, तो n = क्या हो गया 32 न्यूटन। सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया था, एफ लिमिटिंग। फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना बेटा, जो हमने स्टेप्स बताए एकदम वैसे ही करना, फ्रिक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सेकेंड स्टेप एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग निकालते हैं। सो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू एस एन। अब म्यू एस 0.8 है, तो 0.8 से 32 से मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 8 त्रिक 24, 1 25, ये हो गया 25.6 न्यूटन। थर्ड स्टेप हमने क्या बताया था, एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस।
सरफेस के पैरेलल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 24 न्यूटन। अब आया फोर्थ स्टेप या फिफ्थ स्टेप, कौन सा लगेगा? तो यहां पे देखें तो जो F एक्सटर्नल है बेटा पैरेलल टू द सरफेस इज लेस देन F लिमिटिंग, इससे लेस है, क्या होगा भाई? बॉडी विल नॉट स्लिप, बॉडी स्लिप नहीं होगा, और क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो बॉडी विल नॉट स्लिप, बॉडी विल नॉट स्लिप। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बता सकते हैं F स्टैटिक, यहां पे अब हम लिख सकते हैं F स्टैटिक, और F स्टैटिक किसके बराबर होगा बेटा? F एक्सटर्नल के, वही फोर्थ पॉइंट में हमने यही बताया था। तो इज इक्वल टू F एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस के बराबर होगा, और वो कितना? 24 न्यूटन। तो ये भी 24 न्यूटन और ये भी 24 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। इतना सॉल्व करने के बाद हमने निकाला एक्सटर्नल की एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था बेटा एंगल ऑफ रिपोज वाले से, उससे हमने देखते ही क्वेश्चन बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये सब शॉर्टकट बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि जब तक शॉर्टकट नहीं सीखोगे कंपटीशन में सिलेक्शन भूल जा बेटा। कंपटीशन में आपको केवल आंसर नहीं देना, आपको आंसर गिवन टाइम में देना है। अब मान लो हम यही क्वेश्चन रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं? म्यू के वैल्यू को हमने कर दिया 0.5 या 0.5 कोई नोन वैल्यू ले लेते हैं। अब म्यू को कर देते हैं भाई हम 1, ठीक है, क्योंकि यहां से बड़े आसानी से समझ में आएगा। और थीटा को हम कर देते हैं 53 डिग्री, थीटा को हमने 53 डिग्री कर दिया। क्वेश्चन हमारा फिर से वही है, 4 kg का बॉडी है और म्यू एस 1 दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन 53 डिग्री दिया हुआ है। म्यू एस का वैल्यू, म्यू एस इज इक्वल टू 1, म्यू एस इज इक्वल टू 1। 4 kg का बॉडी रखा हुआ, नहीं तो यहां पे मास चेंज कर देते, इस बार ले लेते हैं 10 kg। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जो रूल हमने बताया, जो 2 नोट्स दिखाए थे, उससे हम अगर देखें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा भाई? 45 डिग्री। यही होगा ना बेटा, म्यू एस दिया 1 यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 यानी थीटा इज इक्वल टू 45। एंगल ऑफ रिपोज कितना हो गया? 45। लेकिन ये जो एक्चुअल एंगल है प्लेन बना रहा, वो कितना बना रहा? 53 डिग्री बना रहा, यानी एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा बना रहा, यानी बॉडी स्लिप कर जाएगा, और बॉडी स्लिप कर जाएगा तो यहां पे एक्सेलरेशन होगा। अब वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भाई न्यूटन सेकेंड लॉ से ही निकलेगा, ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि 0 नहीं होगा, इस बार स्लिप करेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना, तो पहले फोर्सेस दिखा दे। यहां पे हो गया 100 न्यूटन, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया बेटा।
हम तो वैसे ही करेंगे कि जैसे हमको नहीं पता, अदरवाइज तो हमने बता दिया था काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अभी हम एफ लिख रहे हैं, बाद में देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल होगा, तो पहले हम क्या करेंगे भाई, एफबीडी बनाएंगे, फिर सारे फोर्सेस को अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व करेंगे। तो ये रिजॉल्व कर दिया भाई, ये 100 है, तो ये कितना होगा बेटा, 100 cos 53, cos 53 होता है 3/5 यानी 60 न्यूटन, ये हो गया 60 न्यूटन, और ये हो गया 100 sin 53 यानी 80 न्यूटन। sin 53 होता है बेटा 4/5, ये 53 37 याद रखो, साइन कॉस tan, ये तीनों ऑलरेडी हमने पीछे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया हुआ है। हमारा चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे, वहां पे पढ़ाया हुआ, और यहां तो हम बोलते ही रहते हैं, तो ये रिजल्ट याद कर लो बेटा। सो ये हो गया। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहला स्टेप क्या होगा, हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन देखें तो ये 60 न्यूटन हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 60 न्यूटन। अब सेकेंड स्टेप एफ लिमिटिंग निकालेंगे। सो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस एन, और म्यू एस 1 दिया हुआ है, तो म्यू एस एन कितना हो गया, 60 न्यूटन, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा 60 न्यूटन। अब थर्ड स्टेप, एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, 80 न्यूटन। यहां से देखे बेटा, तो जो एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस है वो एफ लिमिटिंग से ज्यादा है, और एफ लिमिटिंग से ज्यादा है तो क्या होगा भाई, बॉडी विल स्लिप, बॉडी स्लिप कर जाएगा बेटा, और बॉडी स्लिप कर जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम यहाँ एफ के लिख देते हैं, ये एफ के। अब उस एफ के को निकालने, तो एफ के तो बड़ा आसान है यार, इसमें कुछ है ही नहीं है, म्यू के एन, और म्यू के एन म्यू के नहीं दिया हुआ है, तो जो म्यू एस है उसी को हम क्या लेंगे, म्यू के। सो 1 हो गया, और एन कितना है भाई 60 न्यूटन, तो एन 60, यानी जो एफ के है बेटा वो हो गया 60 न्यूटन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने के लिए हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देना होगा, ये डायरेक्शन ले लें, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है ना यार 80 न्यूटन, तो यही इधर स्लिप करेगा। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन के अपोजिट जो फोर्स है एफ के 60 न्यूटन निगेटिव, इज इक्वल टू मास कितना हो बेटा 10 kg इंटू ए। सो ए इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया भाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करने जा रहे बेटा, 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट हम करेंगे, और उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में करेंगे, यानी उसका फार्मूला हमको याद होना चाहिए। पर्पस हमारा ये है, क्योंकि फार्मूला वो याद होगा तो आपको सॉल्व भी नहीं करना होगा, डायरेक्ट एग्जाम में उसको यूज कर सकते हैं। और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट आपको पता होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लिए होते। तो हम वो फार्मूला डिस्कस करते हैं, और फिर आप देखिएगा, इनको फिर से ट्राई करिएगा उसी फार्मूले से, और वो दोनों फार्मूले या केस क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन के ही फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, या उसको टॉपिक के फॉर्म में ले सकते हैं। चूंकि वो टॉपिक 11th में नहीं है, इसलिए हम टॉपिक के फॉर्म में नहीं करना चाहते बेटा।
लेकिन ये याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम एल्जेब्रिक फॉर्म में करते हैं तो वो उसका रिजल्ट कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम करते हैं। सो क्वेश्चन 3, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा दिया हुआ बेटा, और इस पे एक ब्लॉक रखा है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या सिंपली हम म्यू, क्योंकि जनरली वो म्यू ही लिखा रहता बेटा, म्यू एस लिखा नहीं रहता, तो म्यू लिख दे या म्यू एस लिख दे। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? म्यू है, मास एम। क्वेश्चन ये, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक if first question tan theta is less than mu s, second question tan theta is more than mu s। इसको भाई आप ये जो थीटा लिखा इसको एंगल ऑफ रिपोज से कंफ्यूज मत करिएगा, ये तो थीटा इस केस में, या फिर हम ये एंगल चेंज कर देते यार, तुम लोग समझ लोगे कि ये सर एंगल ऑफ रिपोज ही लिखे हुए और वहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, इस एंगल को हम अल्फा नाम दे रहे हैं। ये एंगल कितना? अल्फा, अल्फा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। पहला क्वेश्चन, इफ tan अल्फा, यानी वो जो अल्फा है उसका tan अल्फा इज लेस देन म्यू एस, और दूसरा क्या? tan अल्फा इज मोर देन म्यू एस। थीटा हम एंगल ऑफ रिपोज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा नहीं मार्क किया। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे mg ऐसे लगेगा, बेसिकली दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही साथ आ जाएगा बेटा। यहाँ पे mg ऐसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, mg को रिजॉल्व कर दोगे, इधर क्या हो गया? mg साइन अल्फा, और इधर क्या हो गया? mg कॉस अल्फा, और इधर क्या हो गया? f। अभी हम f लिख रहे हैं बेटा। अब पहले क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? tan अल्फा इज लेस देन म्यू एस, और म्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। म्यू एस को क्या लिख सकते हैं बेटा? tan थीटा, जहां पे थीटा क्या? एंगल ऑफ रिपोज। तो tan अल्फा लेस देन tan थीटा, यानी अल्फा लेस देन थीटा, यानी जो एक्चुअल एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का, ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है, और एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो जो दो पॉइंट हमने लिखाया था बेटा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? बॉडी रेस्ट में रहेगा, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। इस केस में क्या होगा? बॉडी रेस्ट में होगा, सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी जीरो। इस केस में बॉडी मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्चुअल एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, बॉडी रेस्ट में होगा, और कितना होगा भाई? एक्सेलरेशन जीरो होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? इसी mg साइन अल्फा के बराबर होगा, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा ना, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसी के बराबर हो जाए, अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में कह रहा tan अल्फा इज ग्रेटर देन म्यू एस, यानी tan अल्फा
इज ग्रेटर देन tan थीटा, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, यानी जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, और अगर ये ज्यादा है तो बॉडी क्या होगा बेटा, स्लिप करेगा, और स्लिप करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये हमको पता चल गया। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो बड़ा आसान है बेटा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एफ के इक्वल टू म्यू के एन, और म्यू के दिया हुआ नहीं है, अगर म्यू के दिया रहेगा तो म्यू के यूज करेंगे, अदरवाइज म्यू के नहीं दिया तो जो म्यूमस है उसी को हम म्यू के ले लेंगे। तो अब इसको फाइंड आउट करें, ये हमको पता चल गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दें, क्योंकि स्लिप करेगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा, और एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये एक्सेलरेशन होगा कितना बेटा, एम जी साइन अल्फा को पॉजिटिव लेंगे, एम जी साइन अल्फा माइनस एफ के, यानी म्यू के एन, और एन को अभी हम पुट कर देंगे, इज इक्वल टू एम ए। तो ये हो गया बेटा एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू के, एन का वैल्यू क्या है भाई, एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम ए। एम कैंसिल आउट हो गया और जी कॉमन हो गया, तो ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जी कॉमन हो गया साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, या म्यू के, क्योंकि जनरली म्यू ही दिया रहता है, तो अदरवाइज म्यू के करेक्ट फॉर्म यही होगा। दिस विल बी एक्सेलरेशन। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर बॉडी का इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम है तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर ज्यादा है तब एक्सेलरेशन ये होगा। इक्वल है तब भी यही, तब भी यहां से निकाल सकते हैं बेटा, जीरो हो जाएगा। अगर ये इक्वल है तो आप सॉल्व करना, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा, यानी जो एक्चुअल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है या बराबर है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होगा। अब पिछले दोनों क्वेश्चंस, पहला तो रिजल्ट हमको वैसे ही पता है एक्सेलरेशन जीरो होगा, दूसरे का एक्सेलरेशन इसी फार्मूले से निकालना बेटा तो आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी का एक्सेलरेशन ये होगा। सो अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बॉडी को हमने ऊपर की ओर पुश कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे तो बॉडी नीचे की ओर स्लिप कर रहा है। अगर बॉडी को हम ऊपर की ओर पुश करके छोड़ दे तो बॉडी क्या होगा भाई, फिर एक्सेलरेट नहीं होगा, रिटार्ड होगा। उस केस में बॉडी रिटार्ड होगा, और उसी का रिटार्डेशन हमको निकालना है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हम ले रहे हैं, या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। वैसे इस म्यू एस का यहां पे कोई यूज नहीं। हमने क्या किया, एक ब्लॉक को जिसका मास m है, इसके ऊपर पुश करके छोड़ दिया। हमने कोई वेलोसिटी दे दी और वेलोसिटी देके छोड़ दिया, बल्कि ये ब्लॉक यहां नहीं बना बेटा, ऊपर कहीं बनाते हैं।
यहां पे ब्लॉक बना रहे हैं। हमने क्या भाई किया, इस ब्लॉक को पुश करके छोड़ दिया तो ये ऊपर जा रहा होगा और इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होगा क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा होगा। फाइंड रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का रिटार्डेशन क्या होगा, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बॉडी को हमने ऊपर की ओर पुश करके छोड़ दिया, बॉडी का मास m ले लेते हैं। वैसे मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, पिछला वाला आपने रिजल्ट देखा होगा, m कैंसिल आउट हो गया था। क्या आया था, g इन ब्रैकेट साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा। यानी मास बॉडी का कुछ भी हो, सारे बॉडी का एक्सेलरेशन सेम इंक्लाइन प्लेन पे सेम होगा। वैसे रिटार्डेशन में भी वो मास आएगा नहीं, मास m ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा, इसको पुश करके छोड़ दिया। जो वेलोसिटी आपने यहाँ पे दी होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। सर्टेन इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है। हमने इसका रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन एक टाइप का निगेटिव एक्सेलरेशन निकालना हमको न्यूटन सेकेंड लॉ से ही होगा, इसलिए हम FBD बनाते बेटा। mg इधर लगेगा और चूंकि बॉडी मूव कर रहा है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। 100% क्लियर है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन यानी म्यू के n डायरेक्ट हम लिख देते हैं और n ऐसे लग रहा होगा। अब इस mg को रिजॉल्व कर दे तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया भाई, mg cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बेटा, mg sin अल्फा, sin अल्फा। यानी एक्सेलरेशन इधर होगा। चूंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है बेटा, इसीलिए हम इसको रिटार्डेशन करें। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन होगा। अब हमको ये n का वैल्यू चाहिए, तो n यहां से निकाल ले। n इज इक्वल टू क्या होगा भाई, mg cos अल्फा। n इज इक्वल टू क्या होगा, mg cos अल्फा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव, तो एक तो लग रहा है mg sin अल्फा प्लस दूसरा लग रहा म्यू के n, और n यहां निकाला हुआ, म्यू के mg cos अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देखो तो मास वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, g कॉमन हो गया साइन अल्फा प्लस म्यू के कॉस अल्फा। अगर पिछले क्वेश्चन का रिजल्ट याद हो तो वहां पे यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस आएगा। बस यही है बेटा डिफरेंस। ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल कुछ भी अल्फा मान ले, तो नीचे की ओर स्लिप कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 भी हो सकता है अगर अल्फा थीटा से कम है या बराबर है, और नॉन जीरो होगा जब अल्फा थीटा से ज्यादा होगा। और वो कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने दिया हुआ g इन ब्रैकेट साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा। लेकिन अगर बॉडी ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया है तो फिर एंगल ऑफ रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं बेटा, फिर रिटार्डेशन ही होगा और रिटार्डेशन का वैल्यू ये होगा। ये दोनों रिजल्ट आपको याद होना चाहिए।
सो अब इसके एप्लीकेशन पे बहुत टफ क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, और कहीं पे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे या आप अपने आप कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को पाएंगे। वर्क एनर्जी पावर में इस पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चंस बनता है। वैसे यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे भी फ्रेम किया जा सकता है बेटा, बस वो टाइम टेकिंग होगा। अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ पे भी फ्रेम हम कर सकते हैं। सो जैसे एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं भाई, ये इस तरीके से है और ये हमने थीटा ले लिया बेटा 53 डिग्री और म्यू इज इक्वल टू 0.5, ये हमने ले लिया। म्यू इज इक्वल टू क्या भाई 0.5। यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया। अब देखो ये अगर आपको ये रिजल्ट नहीं याद होंगे बेटा तो ये कितना कठिन क्वेश्चन होगा, आप अपने से सॉल्व करके देखना। अदरवाइज ये रिजल्ट याद है तो बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ये इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया इंक्लाइन प्लेन के ऊपर और ये वेलोसिटी हम दे दे रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है फाइंड द टाइम after which body will be at same position again दोबारा इसी पोजीशन पे कब होगा। देखो फ्रेम क्वेश्चन ऐसे किया गया बेटा, यहां पे ये जो इंक्लिनेशन है एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है भाई। अगर ये μ1 दिया होता तो एंगल ऑफ रिपोज 45 होता और ये तो 0.5 दिया, तो यानी 45 से कम ही होगा। और जो एंगल है 53 डिग्री है, तो होगा क्या, ये बॉडी ऊपर जाएगा फिर यहां रुकेगा नहीं, फिर से स्लिप कर जाएगा। अगर यही एंगल हमने 13 डिग्री दिया होता बेटा तो ये जहां पे जाता वहीं पे रुक जाता, क्योंकि उस केस में ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज से कम हो जाता, तो ऊपर चढ़ता रिटार्ड होके फिर रुक जाता। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है हमने एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा दिया हुआ, तो ये यहां जाके रुकेगा नहीं, फिर से स्लिप करके आएगा और फिर से इसी पोजिशन पे आएगा। क्वेश्चन ये पूछा फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी विल बी एट सेम पोजिशन अगेन, कितने टाइम बाद उसी पोजिशन पे होगा। अगर ये फार्मूले जो हमने नहीं बताया बेटा तो ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, आप सॉल्व करेगा 2-3 पेज इसी में चला जाएगा, क्योंकि आप पहले डायनामिक्स लगाएंगे, पहले इसका रिटार्डेशन डायनामिक्स से लगाएंगे, फिर इसका नीचे आने का एक्सेलरेशन डायनामिक्स से लगाएंगे, फिर काइनेमेटिक्स होगा। लेकिन जो 2 फार्मूले हमने लिखा दिए उससे हम डायरेक्ट काइनेमेटिक्स ही लगाने जा रहे हैं, डायनामिक्स नहीं लगाएंगे। काइनेमेटिक्स क्या लगाएंगे, जब ये ऊपर जा रहा होगा तब रिटार्डेशन क्या होगा, ए करके, जब ये ऊपर जा रहा है जी साइन अल्फा प्लस म्यू एस या म्यू कॉस अल्फा, म्यू के कॉस अल्फा, और म्यू के नहीं दिया तो जो म्यू दिया वही ले लेंगे। ये हो गया 10 साइन 53 4/5 प्लस म्यू 0.5 कॉस 53 3/5, ये हो गया बेटा। तो यहां से सॉल्व करें
5 एलसीएम और 5 एलसीएम यहाँ कट गया, 2 आ गया और यहाँ पे 4 प्लस 1.5, ये 4 दूनी 8 और ये 3 कितना हो गया भाई 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही होगा ना, ये 8 हो गया और ये 3 हो गया, 8 3 11, ये रिटार्डेशन होगा। अब जब ये रिटार्डेशन होगा बेटा तो हम फार्मूला लगा रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा और u कितना दिया हुआ है 30, तो u 33 ले लेते हैं यार, बड़ा आसान हो जाएगा, इसको 33 ले लो बेटा, 33 ले लिया, 33 मीटर पर सेकंड। आप अपने क्वेश्चन में उसको करेक्शन कर लेना बेटा, नहीं तो आप 30 ले लोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये 33 ले रहा है, तो u है 33 और ये रिटार्डेशन है तो निगेटिव, यानी t इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। ऊपर जाने का ये कौन सा टाइम है बेटा, ऊपर जाने का टाइम 3 सेकेंड आ गया। अब नीचे आने का टाइम क्या होगा, तो उसके लिए हमको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होगा तभी हम कर पाएंगे ना, क्योंकि नीचे आएगा तब तो डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो u क्या होगा 0 होगा, तो हमको s पता होना चाहिए। s निकाल सकते हैं किस फार्मूले से भाई, s इज इक्वल टू ut माइनस लिख दे रहे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फार्मूला ये होता है। तो u कितना है बेटा 33 और t कितना है 3 और ये निगेटिव होगा एक्सेलरेशन, माइनस हाफ इंटू 11 इंटू 3 का स्क्वायर, यहां हो गया 9। अब हम देखें तो बेटा यहाँ पे इसमें से भी 3 कॉमन ले सकते हैं ना, ये 11 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 9 कॉमन हमने ले लिया, 9 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 11 माइनस 11/2। तो ये सॉल्व करोगे तो 11/2 हो गया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 99/2 मीटर, इतना होगा। अब नीचे आने का टाइम क्या लगेगा उसको निकालने के लिए हम फार्मूला लगा देते, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हमको a चाहिए होगा, तो a क्या होगा, नीचे आने का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, पहले उसी को निकाल देते हैं और उसका फार्मूला हमने क्या बताया था, a इज इक्वल टू g साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। बेसिकली म्यू क्या है उसको हमने म्यू लिखा है, 10 साइन अल्फा यानी 4/5, 53 डिग्री है ना भाई, अल्फा कितना 53 डिग्री, 4/5 माइनस 1/2 इंटू 3/5, यहां पे माइनस साइन आ गया, 5 से ये कट गया, यहां पे आ गया 2 और यहां आ गया 4 माइनस 1.5। ब्रैकेट ओपन किया बेटा तो ये हो गया 8 माइनस 3 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो गया एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। सो अब टाइम कितना लगेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और s कितना आया बेटा 99/2 इज इक्वल टू u 0 है, t हमको निकालना है प्लस 1/2 a आया 5t स्क्वायर, यहां से 2 से 2 कट गया तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 99/5। अप्रोक्सीमेटली इसको 20 मान सकते हो बेटा, अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं ये ध्यान रखना,
अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 20 हो गया, अगर इसको 100 मान ले तो t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 कितना हो गया 2√5 ना, 2√5। अब √5 का वैल्यू पुट करके हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं बेटा। टोटल टाइम उधर कितना आया था 3 सेकेंड, पिछले केस में हमको याद है, तो 3 सेकेंड प्लस 2√5 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो काइनेमेटिक्स के मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो इसके और भी बहुत इंक्लाइंड प्लेन पे ये फार्मूले याद आपको होना चाहिए बेटा। ये फार्मूले याद नहीं है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ देना होगा, आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्लास से हम आगे फ्रिक्शन पे न्यूमेरिकल्स क्या बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप जितने भी आज तक क्लास हुए हैं ये लेके हमको लग रहा 3 क्लास हो गया, इन सारे फार्मूले को कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके फिर क्लास में आइएगा। सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सायनारा एंड गॉड स्पीड।